इग्नू IQ हिंदी आपका अपना इंस्टीट्यूट इग्नू के सभी कोर्सेज की पढ़ाई के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BPSC 107 जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्व इतिहास पर दृष्टिकोण। इसमें हमने जो है ऑलरेडी यूनिट 1 को पढ़ लिया है, लेकिन पार्ट 1 आधा ही हमने पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक खत्म किया था। हमने आर्थिक परिवर्तन में वैश्वीकरण की शुरुआत को देख लिया था, उसकी चर्चाएं हम लोगों ने कर ली थी। आज हम बात करेंगे उभरते आर्थिक समूह। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिसंबर एग्जाम के लिए जो आपका हैंड रिटन असाइनमेंट है वो जमा होना शुरू हो चुका है। 30 सितंबर उसका लास्ट डेट है। तो अभी तक अगर आपने अपना हैंड रिटर्न असाइनमेंट नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपना हैंड रिटन असाइनमेंट ले सकते हैं। हैंड रिटन असाइनमेंट के साथ हम लोग क्वेश्चन पेपर, आपका ID कार्ड, फ्रंट पेज सब कुछ अटैच करके एंड फिल करके आप तक पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल देर ना करें क्योंकि समय कम है। जल्द से जल्द जो है अपना असाइनमेंट परचेज कर लें। साथ ही साथ किसी भी सब्जेक्ट का आपको जूम क्लास चाहिए दिसंबर एग्जाम के लिए या फिर बुक नोट्स, गेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। उभरते क्षेत्रीय आर्थिक समूह। पश्चिमी यूरोपीय आर्थिक एकीकरण की अवधारणा का सफल संचालन अन्य देशों के लिए प्रोत्साहन का स्रोत रहा। यानी पश्चिमी यूरोप के कुछ देश आपस में मिल गए और उन्होंने कुछ समूहों का गठन किया। किस पर्पस से? आर्थिक एकीकरण, कि हम लोग सब मिलकर जो है क्या करेंगे, एक समूह बनाएंगे और सभी देश जो है वो आर्थिक मामलों में आगे बढ़ेंगे। यानी सभी देश मिलकर व्यापार करेंगे। और इसी के तर्ज पर पूरे यूरोप में एक संगठन बना जिसका नाम था EU, यानी यूरोपियन यूनियन, जिसे हिंदी में कहा जाता है यूरोपीय संघ, जिसका जो उल्लेख है वो आगे आपको मिलेगा। अब ये जो आपका संगठन वगैरह बनना स्टार्ट हुआ, एकीकरण हुआ, तो इसमें क्या क्या उद्देश्य थे? इसमें थे सामाजिक विकास का इसमें उद्देश्य था। अपने देश को, अपने क्षेत्र में सामाजिक विकास का ये उद्देश्य था। आर्थिक विकास का उद्देश्य था। औद्योगिक एवं तकनीकी विकास का उद्देश्य था कि हम लोग सभी देश मिलकर जो है वो हर सेक्टर में आगे बढ़ेंगे। इस तरह की सफलताओं ने उन्हें यूरोप की एक महान मुद्रा और बैंकिंग सेवा के साथ एक एकल आर्थिक क्षेत्र बनने के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब ये जो संगठन बना ये सफल हो गया, और जब ये सफल हो गया ना तब ये मजबूत होने लगे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसे यूरोपीय संघ का नाम दिया गया, इसका पहले नाम क्या था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यानी इकोनॉमिक के मद्देनजर इसको बनाया गया था, जो बाद में इसके नाम को चेंज करके यूरोपियन यूनियन रख दिया गया। एक शक्तिशाली सुपर नेशनल अभिनेता के साथ साथ समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्षेत्रीय संगठन के रूप में उभरा। 1990 की बात करें तो इसमें क्या हुआ? सोशलिस्ट ब्लॉक के पतन। जब सोशलिस्ट ब्लॉक यानी जो रशिया वाला जो ग्रुप था, जब वो क्या हो गया, खत्म हो गया, तो यूरोप के देश और आगे बढ़ गए। क्योंकि देखिए जब हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं ना तो एक सीढ़ी पर पैर रख के ऊपर उठते हैं। यानी जब कोई देश तरक्की करता है तो उससे बहुत सारे देशों को पीछे छोड़ता है, तभी जाके वो तरक्की करता है, शोषण होता है। कई पूर्वी यूरोपीय राज्य यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। लोगों ने देखा कि ये अब 5 देश साथ हो गए, ये तरक्की कर लिए, तो उसमें और भी देश क्या होने लगे, शामिल होने लगे। और भी कई लोग कतार में खड़े हैं कि अब मुझे भी जाना है। अभी देखिए वर्तमान में जो है वो यूक्रेन का मुद्दा आया। यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वो सिर्फ और सिर्फ इसी को लेकर है, ठीक है, कि यूक्रेन जो है वो अमेरिका और यूरोप के बहुत नज़दीक आ चुका है। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की यह प्रवृत्ति थी जिसके कारण 1990 के दशक में वैश्वीकरण की गति बढ़ाने के साथ इसे और बढ़ावा मिला। जैसे जैसे वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिला, वैसे वैसे जो है ये समूह और भी आगे बढ़ गए और साथ मिलकर फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार करना इन्होंने शुरू कर दिया। देश ने राजनीतिक और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग का गुण भी देखा और क्षेत्रीय समूह और तंत्र बनाने के लिए साथ आए। जैसे कि मान लीजिए यूरोपियन यूनियन, उसका एक अलग वीज़ा भी बनता है, तो उसमें मान लीजिए 27 देश हैं। तो अगर आप यूरोपियन यूनियन का वीज़ा बना लेते हैं तो 27 कंट्री का अलग अलग आपको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस एक ही वीज़ा से आप वो 27 देश घूम सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक चीज़ ऐसा किया गया
ताकि बाहर के लोग आसानी से उनको वीजा मिले और वे यूरोप आए। आप भारतीयों को देखिए, भारत के लोग सबसे अधिक घूमने के लिए एज ए टूरिस्ट वो यूरोप ही जाते हैं। फ्रांस देखिए, इंग्लैंड देखिए, स्विट्जरलैंड देखिए, पोलैंड देखिए, नीदरलैंड देखिए, लोग यहीं पर जा रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस क्रम में दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्य, यानी जो दक्षिण पूर्वी एशिया है हमारी, हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या बना, आसियान। आसियान का उपयोग कर रहे हैं। ये भी एक आर्थिक संगठन है, आर्थिक संगठन इसे बनाया गया है तरक्की के लिए। क्षेत्रीय सहयोग के लिए 8 सदस्यीय दक्षिणी एशियाई संघ सार्क, सार्क के बारे में सुना होगा, हर साल इसकी मीटिंग होती है। पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के 9 राज्यों ने आर्थिक सहयोग संगठन का गठन किया। संघाई सहयोग संगठन, अब देखिए जो संघाई सहयोग संगठन है जिसमें चीन, रूस, 4 मध्य एशियाई गणराज्य कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को दक्षिण एशिया से शामिल करता है। देखिए इसकी जो मीटिंग है अभी पाकिस्तान में होने वाली है, किसकी, संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग पाकिस्तान में होने वाली है। और इसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, सरकार ने नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर भेजा है जिसमें उन्हें इन्वाइट किया गया है कि आप आइए, आपका स्वागत है। यह मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं। उद्देश्यों और आदर्शों की विविधता ने पेट्रोलियम निर्यातक देश, जिसे ओपेक कंट्री कहा जाता है, ओपेक देश जो लोग पेट्रोल बेचते हैं उनका एक समूह है, उन्होंने भी अपना एक समूह बना के रखा है कि तेल का दाम कितना करना है। अब देखिए अगर समूह बना हुआ नहीं रहेगा ना तो ईरान बोलेगा मैं तेल का दाम इतना करूंगा, सऊदी अरब बोलेगा मैं और बढ़ाऊंगा, तो इससे जो है ना क्षेत्र में क्या होगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मार्केट स्ट्रेटजी खराब हो जाएगी। इसीलिए सभी देशों ने मिलकर, जो तेल बेचने वाले देश हैं जो अरब कंट्री में है, उन लोगों ने मिलकर क्या किया, एक संगठन बनाया जिसका नाम था ओपेक। अब तेल के दाम, तेल कितना निकालना है, क्या निकालना है, इसका जो है डिसीजन वहां लिया जाता है। उसके बाद अफ्रीकी संघ AU, अफ्रीकन यूनियन, अरब लीग और अन्य समान संगठनों जैसे समूहों का गठन किया गया। ये सभी संगठनों का निर्माण किया गया सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास के लिए, ताकि देशों के पास भरपूर पैसा हो, वे साथ में व्यापार कर सके, फ्री ट्रेड कर सके, मुक्त व्यापार कर सके, सामाजिक उन्नति हो। इसलिए यानी सिंपल कहना है इस टॉपिक का कि जो उभरते क्षेत्रीय आर्थिक समूह हर अलग अलग रीजन में, पूरब में हो, पश्चिम में हो, हर जगह पे, उत्तर में, दक्षिण में, सभी देश आपस में मिलकर एक संगठन का निर्माण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपनी आर्थिक और सामाजिक वृद्धि के लिए, औद्योगिक और तकनीकी वृद्धि के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए अभी हाल ही में रशिया ने कहा कि मैं भारत को एक टेक्नोलॉजी दूंगा जिससे भारत क्या करेगा, परमाणु भट्टी वो बनाएगा, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी, रशियन टेक्नोलॉजी वो हमें हैंड ओवर करेगी, हमें सौंपेगी। तो कहीं ना कहीं हम दोनों मिलकर, दोनों देशों की, वो हमें देंगे तो हम तो उन्हें पैसे देंगे, उन्हें पैसे मिल रहा है तो उन्हें जो है तरक्की हो रहा है उनके देश में, और हमें टेक्नोलॉजी मिल रही है तो इसका भी हम भरमार यूज करेंगे, तो दोनों को फायदा हो रहा है। तो इसलिए ये संगठन जो है बनाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वित्तीय संकट से गुजरना। देखिए 2007 से 9, यहाँ 8 दिया हुआ है लेकिन 9 होना चाहिए, 7 से 9 तक पूरी दुनिया जो है ना वो आर्थिक संकट से गुजर रही थी। क्यों? देखिए जब आप किसी पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड रहते हैं, और वो देश अगर कोलैप्स कर जाता है, वो देश में अगर पैसे की कमी हो जाती है तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है। तो हुआ क्या, 2007 से 9 तक के दशक में अमेरिका में कई सारे बैंक जो है वो क्या हो गए, फॉल हो गए, भरी गिरावटें देखने को मिली उनके शेयर में, और कई सारे बैंक जो है वो कंगाल हो गए, वो डूब गए और बंद हो गए। आपको याद है कि भारत में एक बैंक है HDFC, बहुत ही अच्छा बैंक है, सबसे अधिक रेवेन्यू उनका है, सबसे अधिक टर्नओवर उनका है, कैपिटल जो है उनका है, तो ये अमेरिकन बैंक है। तो इस तरह के कई बैंक डूब गए। इसका असर क्या हुआ, पूरे विश्व पर पड़ा, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी डाउन हो गई। तो 110% डैम श्योर ये बात है कि इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका बहुत सारे छोटे बड़े देशों को आर्थिक सहयोग करता है, पाकिस्तान को बोलिए या और कई अरब के मुल्कों को बोलिए, तो वो सहयोग बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बात है कि यूएसए के साथ साथ और भी कई 10-15 देशों का इकोनॉमी गिर जाएगा। 10-15 देशों की इकोनॉमी गिर जाएगा तो इसका असर ये होगा कि वो जो भारत से व्यापार करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो वो हमसे सामान खरीदना बंद कर देंगे, तो इसका असर भारत पर भी होगा। तो कहीं ना कहीं 2007 से 9 तक का जो दशक था वो दशक था आर्थिक संकट की। लेकिन इस आर्थिक संकट की घड़ी में जो देश बनाए गए थे, जो ग्रुप बनाए गए थे, तो उसमें क्या हो गया,
उसमें हुआ ये कि ये सभी देश साथ नहीं छोड़े। ऐसा नहीं कि आर्थिक संकट हो गया तो हम साथ छोड़ देंगे, अपना जो समूह है, ग्रुप है, वो तोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। सभी तब भी क्या थे? साथ थे। अब ये वो दौर था जब भारत और चीन धीरे धीरे बहुत ही स्लो स्पीड में आगे बढ़ रहे थे। आज आप भारत को भी देख लीजिए, भारत की जीडीपी सबसे हाई, भारत में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, फॉरेन रिजर्व जो है, वो भी सबसे हाई है। अब आगे की राह देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में परिवर्तन की जरूरत। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसको बारे में एक चीज समझ लीजिए, यूएन, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र है, यहाँ पर टॉपिक आपका है बड़ी शक्तियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर प्रभुत्व। देखिए, संयुक्त राष्ट्र को ऐसा कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र को जो बैक करता है पीछे से, वो अमेरिका करता है, और उसके पीछे पीछे उसके कुछ चमचे देश हैं, जो यूरोप के कुछ देश हैं, वो लोग करते हैं। नहीं, वो अमेरिका बोलेगा दिन तो वो लोग बोलेंगे भी दिन, अमेरिका रात तो वो रात। ऐसा भी कहा जाता है कि यूएन द्वारा जो भी रिपोर्ट जारी किया जाता है, वे सारी रिपोर्ट जो है वो अमेरिकी संस्थान द्वारा वो सर्वे किए जाते हैं। यूएन बस नाम का है, सारा काम पीछे से अमेरिका ही देखता है। और यूएन के सभी बड़े बड़े डिसीजन जो है वो भी कौन लेते हैं? अमेरिका ही लेते हैं। बस वो फेस है, बस वो नाम का है, यानी अमेरिका जो है वो यूएन के कंधे पे बंदूक रख के फायर करता है। नाम किसका आता है? यूएन का, लेकिन पीछे कौन है? अमेरिका है। वहां पर आपके बुक में जो है इसी की बात की गई है। तो जो यूएन है, तो यूएन में बड़े बड़े देशों का क्या है? दबदबा। जिस देश के पास जितना पैसा है, आप जितना पैसा यूएन को दे सकते हैं, यूएन आप ही का बात सुनेगा। कल मान के चलिए कि यूएन को फंड करना स्टार्ट कर दिया, अमेरिका की इकोनॉमी डाउन हो गई और चीन और रशिया मिलकर यूएन को फंड करना स्टार्ट कर दिया, अपने लोग वहां पर बैठा दिए, अपने चहेते लोग जो उनकी बात करें, उनकी भलाई सोचे, उनको यूएन के टेबल पर, कुर्सी पर बैठा दिए, तो यूएन तो उनके हित के बारे में सोचेगा ना, आपके और मेरे हित के बारे में तो वो सोचेगा नहीं। ये वहीं पर ये बात किया गया है। और जो और बड़े बड़े देश हैं जो इस बात का विरोध करते हैं ना, जैसे भारत इस बात का कड़ा विरोध करता है कि अब जो है आपने यूएनएससी के जो परमानेंट 5 मेंबर है, वो 5 मेंबर आपने जो उस दौर में आपने रखा था, तो उस दौर में हो सकता है कि फ्रांस हो या इंग्लैंड हो, बहुत मजबूत हुआ करता था। लेकिन आज फ्रांस और इंग्लैंड की अब वो स्थिति बिल्कुल नहीं रह गई, ना तो उनके पास उतने पैसे रहे, ना ही उनकी जो है दबदबा रहा। तो अब तो उन्हें हटा दीजिए, अब तो उन्हें यूएन के जो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, उससे हटाकर और दो देशों को जोड़िए। उसमें से पहला देश कौन है? उसमें से पहला देश का नाम आता है भारत, और भारत की पैरवी भी होती है फ्रांस, खुद अमेरिका खुद भारत की पैरवी करता है कि नहीं, भारत को भी जो है वीटो पावर मिलना चाहिए। और यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल जो है आपका, उसके परमानेंट 5 मेंबर में इंग्लैंड को हटाने की बात हो रही है कि इंग्लैंड को हटाकर जो है वो क्या किया जाए? इंडिया को शामिल किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, यूएनएससी के लोकतांत्रिकरण की मांग। मैंने अभी यही कहा आपसे कि वहां पर लोकतंत्र नहीं हो, तो वहां पर जो है ना फैसले लिए जाते हैं सिर्फ पक्ष और विपक्ष, पक्षपाती है वो लोग अमेरिका की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, वो लोग गरीब देशों की बात नहीं करते, क्योंकि वो लोग वहां पे जो बैठे हुए हैं ना, वो पश्चिमी देशों के चहेते हैं, उनके शुभचिंतक हैं। वो आपके और हमारे बारे में कभी नहीं सोच सकते। वो लोग गोरी चमड़ी वाले हैं और गोरों को ही अधिक जो है प्राथमिकता देते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो, जिसके पास आगे बढ़ने का टैलेंट भी है, मादा भी है, फिर भी वो पीछे छूट जाते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई है। शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ टूट गया और उसके बाद जो है विश्व का मैप बदल गया। पूर्वी यूरोपीय राज्य सोवियत नियंत्रण से मुक्त हो गए, जैसे यूक्रेन वगैरह, पहले रूस के अंडर में था, अभी अलग हो चुका है। 1990 के दशक के अंत में कई नए राज्य जैसे लातविया आए, एस्टोनिया आए, लिथुआना आए, ये सभी एक संप्रभु राज्य बने, अपना खुद का एक उन्होंने देश बनाया। अगर बात करें पहले की, तो जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी पहले जर्मनी का यह नाम था, ने जर्मनी के संघीय गणराज्य के साथ एकीकरण किया। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी भी कई हिस्सों में टूटा हुआ था, जर्मनी एक हुआ, एक देश बना, कई अलग अलग राज्य थे जर्मनी में, वह सभी एक होकर एक देश बन गया। अब क्या हुआ? दुनिया को एक नया मैप मिला, नए नए देश बने, नया नया संगठन बना, कई देश टूट गए, कई देश छोटे हो गए। भारत को देख लीजिए, पहले पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना, तो मैप चेंज हुआ।
और जो देश ज़्यादा पैसे कमाने लगे, जो देश ज़्यादा ताकतवर होने लगे, उनका दबदबा यूएन में होने लगा और वे अपने पक्ष के लिए, अपनी भलाई के लिए यूएन पर जोर देने लगे, प्रेशर देने लगे कि भाई मैं तुम्हें इतना फंड करता हूं, मैं तुम्हें इतने इतने पैसे देता हूं, तुम मेरी बात करो। तो इससे क्या हुआ, लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा। यानी यूएन क्या है, एक लोकतांत्रिक संगठन है, बिना पक्षपाती होकर उसे काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल दुनिया को नहीं दिख रहा। और इसी का कड़ा विरोध जो है वो कई देशों के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए आपका तुर्की वगैरह हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो इन सभी देशों के, साउथ अफ्रीका हो गया, इन सभी देशों के द्वारा उनका कड़ा विरोध किया गया। वो दशक कुछ और था जब विश्व में 4-5 महाशक्ति थे, लेकिन आज के दौर की बात करें तो आज जर्मनी, जापान, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट, मिस्र, ये सभी एक पावरफुल देश बन चुके हैं। इकोनॉमी के लहजे से बोलिए या फिर हथियार के लहजे से बोलिए, तो कहीं ना कहीं अब इसकी जरूरत है कि भारत को जो है, जापान को, इंग्लैंड और फ्रांस को वहां से निकालकर भारत और जापान को यूएनएससी के परमानेंट मेंबर में शामिल किया जाना चाहिए और इसकी पुरजोर भारत को मांग करनी चाहिए और यूएन के पास जाकर ये डिमांड करनी ही चाहिए कि हमें देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे जीडीपी को आप देखिए, हमारे फॉरेन रिजर्व को देखिए, हमारे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखिए, और तो और विश्व में जो योगदान भारत ने दिया उसको देखिए। हमने कोरोना के टाइम पे पूरे विश्व को अनाज खिलाया, हमने कोरोना के टाइम पे पूरे विश्व को दवाइयां दी, तो इस चीज को भी नहीं देखना है। और तो और भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, पहला देश है जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है क्या, मेडिसिन। दुनिया भर में, यहाँ तक कि अमेरिका तक जो है हमसे मेडिसिन खरीदता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, परमाणु प्रसार की समस्या। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। परमाणु प्रसार यानी देखिए, कई देशों ने परमाणु हथियार बना लिए। अमेरिका ने तो उसका जापान पर प्रयोग भी कर दिया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे, आपको पता होगा। अब हुआ क्या, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इनके पास पहले से ऑलरेडी जो है न्यूक्लियर वेपन अवेलेबल है, उनके पास पहले से परमाणु जो शक्ति अवेलेबल है। अब भारत ने भी क्या किया, सबसे पहले इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते 1974 में जो है पहला परमाणु परीक्षण किया गया, जो असफल रहा। अमेरिका ने कई सैंक्शन लगाए हम पर, अमेरिका ने हमें धमकाया कि तुम ऐसा नहीं करोगे। उसके बाद फिर आए अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा की सरकार, 1999। इस टाइम भी क्या कर दिया गया, इस टाइम भी कर दिया गया परमाणु परीक्षण और सफल परीक्षण। इस परीक्षण में हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा योगदान था, जो कि अविस्मरणीय है, उसे हम भूल नहीं सकते जिंदगी में कभी। जब तक भारत है तब तक एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम जो है वो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा इस परमाणु के क्षेत्र में। अब उसके बाद हमारा देखा देखी पाकिस्तान ने भी जो है वो इधर उधर से हेल्प लेकर, चाहे वो चाइना का हेल्प हो, किसी का हेल्प हो, उसका हेल्प लेकर अपना परमाणु हथियार खड़ा कर दिया। और फिर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का हेल्प किया। पाकिस्तान ने परमाणु के जो वेपन बनते हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स उत्तरी कोरिया को बेचा। और इसके साथ क्या हुआ, उत्तरी कोरिया ने भी अपना परमाणु जो है हथियार डेवलप कर लिया। तो प्रसार होने लगा, फैलने लगा। अभी रूस ने क्या किया है, रूस ने अपना परमाणु हथियार कुछ जो है, कुछ की संख्या बेलारूस में डिप्लॉय किया हुआ है। तो यानी एक देश दूसरे देश को हथियार दे रहा है अपने स्वार्थ के लिए कि तुम भी अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है। तुम्हारा दुश्मन भी अमेरिका है और मेरा दुश्मन भी क्या है, अमेरिका है। आपने देखा कि किस कदर इजराइल जो है ईरान के वैज्ञानिकों को मार रहा है जो परमाणु बम बनाते हैं। क्यों मार रहा, इजराइल नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु देश बने। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, अभी ये भी सामने आया है तथ्य कि पाकिस्तान ने जो है वो ईरान को कुछ हथियार दिए हैं, परमाणु हथियार सैंपल के तौर पर, कि तुम जल्दी जल्दी इसको बनाओ, क्योंकि पाकिस्तान का दुश्मन भी इजराइल है, ईरान का दुश्मन भी इजराइल है। और ये दोनों देश कभी नहीं चाहते कि उस एरिया में, उस क्षेत्र में जो है कि पाकिस्तान के बाद दूसरा कोई देश परमाणु हथियार बना ले। हालांकि इजराइल के पास भी परमाणु वेपन है, बहुत बड़ा देश है, बहुत ही मतलब ताकतवर पावरफुल देश है इजराइल। ऐसे तो छोटा है काफी ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखे तो, लेकिन ताकत के मामले में, पैसे के मामले में बहुत ही रिच कंट्री है। तो क्या हो रहा है अभी की जो समस्या है वो परमाणु प्रसार की समस्या है। यानी एक देश अपने मित्र देश को, दूसरे देश, जैसे रशिया ने बेलारूस, मित्र राष्ट्र बेलारूस को हथियार दिए, परमाणु हथियार दिए। तो इससे क्या हो सकता है, आने वाले भविष्य में एक बहुत ही गंभीर समस्या और चुनौती विश्व के सामने आ सकती है। देखिए एक तथ्य है कि इसमें बहुत सारे देशों को शामिल किया गया है एनपीटी में,
और इसमें कहा गया है कि आपको इसमें सिग्नेचर करना पड़ेगा। सिग्नेचर करना पड़ेगा इसलिए ताकि आप यहाँ पर बोलेंगे, गवाह देंगे कि मैं जो है कभी भी किसी दूसरे देश को अपना हथियार न तो बेचूंगा और न ही कभी अपने स्वार्थ के लिए दूंगा। यानी परमाणु हथियार के प्रसार को रोकने के लिए एक संधि किया गया था, जिसे कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि। हम लोग आगे के चैप्टर में बात करेंगे इस पर। उस पे बहुत सारे देशों ने सिग्नेचर नहीं किया, साइन नहीं किया। भारत ने भी नहीं किया है, पाकिस्तान ने भी नहीं किया, ब्राजील ने भी नहीं किया है। तो इन देशों ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया है कि हम लोग सिग्नेचर नहीं करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों का उद्भव। इसमें सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय, देखिए आतंकवाद किसी बंद कमरे की चीज बिल्कुल नहीं हो सकती। आतंकवाद किसी एक देश या एक राज्य के अंदर की चीजें नहीं हो सकती। अमेरिका ने पूरे विश्व को त्रस्त किया। अमेरिका ने विश्व के किसी भी देश में अगर आप चले जाएं तो मैक्सिमम कंट्री में अमेरिका की फौजें आपको देखने को मिलेंगी। क्यों? इन आतंकवादियों को मारने के लिए, क्योंकि ये आतंकवादी सिर्फ सीरिया में नहीं पूरे विश्व पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है इसका खात्मा करने के लिए कई सारे देश जो है अब सामने आ चुके हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए जैसे जैसे वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, देशों के बीच में टकराव भी हुआ, देशों के बीच में दोस्ती भी हुई और आतंकवाद भी फैला। एक देश दूसरे देश की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया। इसमें सबसे पहला नाम अमेरिका का आता है। चाहे वो लादेन के जन्म की बात हो कि लादेन को कौन लाया, चाहे वो बात हो ISIS की, तो इसके पीछे जो है सबसे बड़ा नाम आता है अमेरिका की। अमेरिका ही इन्हें फंडिंग करता है और बात तो बिल्कुल लाजमी है, वरना उन्हें इतने सारे पैसे हमले करने के लिए, योजना बनाने के लिए, उतने सारे हथियार उनको जो है वो कहां से मिलते हैं? जरूर कोई बड़ा देश जो है उनको हथियार दे रहा होगा। आतंकवाद के कई चीजों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर किया गया है सीमा पर आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद, कट्टरपंथी आतंकवाद और नार्को आतंकवाद। कट्टरपंथी आतंकवाद मतलब कट्टरपंथी लोग जो होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका नार्को आतंकवाद। नार्को आतंकवाद में क्या होता है कि जो ड्रग्स वगैरह की तस्करी होती है, एक देश से दूसरे देश में उसकी स्मगलिंग होती है, ये भी एक तरह का क्या है? आतंकवाद है। हम अगर पंजाब को देखें, एक फिल्म है उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब जो फिल्म है उसमें दिखाया गया कि किस प्रकार जो पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स जो है वो पंजाब लाते हैं, बेचते हैं। और इससे क्या होता है? हमें तो हानि होती है, लेकिन जो ड्रग्स बेच रहा होता है उसे पैसे मिलते हैं। इस पर कड़ा सुरक्षा जो है वो देने के लिए कई सारे संगठन का निर्माण किया गया, कई सारी पुलिस एजेंसी के निर्माण की गई। इसमें से एक है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले इस बात की चेक करते रहते हैं हमेशा। आपने देखा होगा कि कोई शिप आई, उसमें कुछ इनपुट मिला कि शिप में जो है ड्रग्स है, तो नारकोटिक्स वाले तुरंत चले गए वहां पर छापा मारने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा गया था ड्रग्स के साथ। तो इस तरीके की चीजें जो है दोस्तों वो होती ही रहती है। तो ये भी एक तरह का क्या है? आतंकवाद की समस्या है। हमने भारत में कई सारे आतंकवादी हमने देखे। हमने देखा अमेरिका में 2001 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले हुए, लादेन अलकायदा द्वारा किया गया था। भारत में हमने 13 दिसंबर 2001 में भारतीय संसद भवन पर अफजल गुरु जो थे तो उनका देखा, आतंकी जो उनको फांसी दिया गया था। उसके बाद हमने 26/11/2008 के मुंबई हमलों को देखा। हमने मुंबई सीरियल ब्लास्ट को देखा। हमने हैदराबाद पे हमले देखे। हमने जम्मू कश्मीर में पुलवामा देखा, उड़ी देखा। अभी कुछ दिन पहले वैष्णो देवी जाती हुई जो एक बस है उस पर अटैक किया गया। तो ये किसी भी देश को नहीं छोड़ता। हमने अभी कुछ दिन पहले रशिया में देखा कि रशिया में किस प्रकार एक बड़े बिल्डिंग को जो है वो हमला उस पर कर दिया गया। श्रीलंका में हमने हमले देखे, बांग्लादेश में हमले देखे। अभी हाल फिलहाल 5-6 दिन पहले पाकिस्तान के 130 सेना के जवान को जो है आतंकवादियों ने मार दिया। ये आतंकवादी कौन थे? तालिबान ग्रुप वाले थे, यानी छोटा तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP। तो कहीं ना कहीं पूरा देश ही जो है इससे त्रस्त है। हमने सीरिया को खत्म होते देखा, इराक को खत्म होते देखा, लीबिया को खत्म होते देखा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंता की विषय है। चलिए अब हम बात करेंगे नार्को ट्रैफिकिंग की समस्या। देखिए नार्को ट्रैफिकिंग का मतलब यही होता है कि ड्रग्स की तस्करी, चाहे वो अफीम का तस्करी हो। अफीम की खेती सबसे अधिक कहां पे होता है? म्यांमार में और अफगानिस्तान में। सबसे अधिक अफगानिस्तान में होता है।
और अफगानिस्तान में अफीम जो है उससे पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। सबसे अधिक कौन खरीदता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान उस अफीम को खरीद कर उससे ड्रग्स बनाता है और ड्रग्स बनाकर जो है मेनली वो भारत में सप्लाई करता है ताकि भारत को बर्बाद किया जाए। ये भी एक तरह का आतंकवाद ही है, यानी बिना बम, बिना गोले, बिना बारूद के क्या किया जाए? भारत को खत्म किया जाए। ये स्ट्रेटजी है। तो इसके लिए हम भी तैयार हैं। कई सारे एनजीओज है, कई सरकारों का कई अलग अलग प्रोजेक्ट है जो इस नार्को ट्रैफिकिंग पर काम कर रहा है, जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। उसके बाद अगर बात करें म्यांमार की, आपने मणिपुर में हमले देखे, आपने मणिपुर में हिंसा देखा, तो जो मणिपुर की हिंसा है ना, ये सिंपल समझ लीजिए ये म्यांमार वाला हिंसा है। म्यांमार से जो है मणिपुर के रास्ते भारत पहुंचता है क्या? अफीम। म्यांमार में बहुत भयंकर जो है अफीम की खेती होती है। आपने इंडियन पुलिस को देखा, म्यांमार की पुलिस की, आर्मी को वहां भी देखा, और हमने मणिपुर के पुलिस को, आर्मी को भी देखा, कई सारे अवैध अफीम के खेतों को जलाते हुए, नष्ट करते हुए। तो ये होता है नार्को ट्रैफिकिंग, यानी भारत के रास्ते, नेपाल के रास्ते कई अन्य देशों में पहुंचता है, या कई अन्य देशों के सहारे जो है रास्ते भारत तक पहुंचता है। हमने शाहरुख खान के बेटे के बारे में सुना, ड्रग्स, ब्राउन शुगर वगैरह जो है, अफीम वगैरह, ठीक है, ये लेते हैं। तो कहीं ना कहीं, और कंगना रनौत जो है तो खुद बोल चुकी हैं कि हाँ मैं जो है ड्रग्स लिया करती थी, बाकायदा एक वीडियो में, ठीक है। तो ये ड्रग्स कहाँ से रहा है? जरूर विदेश से आ रहा है, क्योंकि इंडिया में तो अफीम की खेती बैन है, होता ही नहीं है। तो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान से पहुंच रहा है, या तो म्यांमार से मणिपुर होते हुए पहुंच रहा है, तो पहुंच तो रहा है। तो कहीं ना कहीं कमजोरी है। तो इस जो ट्रैफिकिंग है, इसके समस्या को हमें रोकना होगा, इस पर हमें काम करना होगा, बॉर्डर में सिक्योरिटी को और सशक्त करना होगा। आगे आपका एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, बढ़ते निर्जातीय संघर्ष। इसका मतलब होता है कि देशों के बीच में जो लोग होते हैं आपस में लड़ते हैं, ठीक है। अभी हमने कुछ दिन पहले बांग्लादेश में देखा, हमने श्रीलंका में सिंहली और तमिल को लड़ते हुए देखा। ऐसे कई सारी चीजें जो है हर देश में जो है वो होता रहता है। अगर आप भारत को देखें तो भारत में भी एक भाषाई विवाद है। साउथ इंडिया के लोग हिंदी का विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक निर्जातीय संघर्ष है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए देखेंगे मानवीय सरोकारों का मुद्दा, यानी मानवीय सरोकार, यानी इंसानों के, मानवों के भलाई के चीजों का मुद्दा। क्या क्या? पर्यावरण संरक्षण। अगर सरकार पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है तो आपके और मेरे लिए ही कर रही है। उसके बाद है सतत विकास। सतत विकास का अर्थ होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसे कहते हैं कि विकास होना चाहिए, लेकिन इस बात का भरपूर ध्यान रखना चाहिए कि विकास के चक्कर में कहीं हम अपने संसाधनों को, पर्यावरण को क्षति तो अधिक नहीं पहुंचा रहे हैं। यानी भावी पीढ़ियों की बातों को ध्यान में रखकर, भावी पीढ़ियों के बारे में सोचकर ही हमें विकास करना है और संसाधनों का उचित उपयोग करना है। उसके बाद है मानवाधिकार, यानी मानवों का अधिकार। मानवाधिकार आयोग के बारे में आपने सुना होगा, ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये क्या करता है? इंसानों, मानवों के अधिकार की बात करता है जो आपको जन्म से मिलते हैं। बोलने का अधिकार, खाने का अधिकार, खुद की सुरक्षा का अधिकार, कि हमें खुद का सुरक्षा। आपने देखा होगा इंडिया में जब भी चाहे वह पुलिस हो या कहीं किसी को पीटती उठती है तो मानवाधिकार आयोग वाले तुरंत पहुंच जाते हैं कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। कई सारे क्रिमिनल, आतंकवादियों के फांसी को रोकने के लिए भी कई सारे देश के बड़े बड़े नेता जा चुके हैं कोर्ट कि नहीं नहीं, फांसी नहीं होनी चाहिए, मानवाधिकार का उल्लंघन है, उसको भी जीने का अधिकार है, गलती किया है सजा दे दीजिए, जेल में उसको रखिए, फांसी मत दीजिए। तो देखने को मिला। तो दोस्तों, उसके बाद आपका छोटा सा एक टॉपिक है वैश्विक शांति के लिए कार्यसूची। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि वैश्विक शांति कैसे आएगा? अभी हमने पढ़ा है कि वैश्विक शांति आएगा जब लोग आपस में मिलकर काम करेंगे, देश आपस में मिलकर काम करेंगे, युद्ध रुकेगा। दो देशों के बीच जो टकराव हो रहा है अभी वर्तमान में, हमने देखा इजराइल को हमास से, फिलिस्तीन से लड़ते हुए, ईरान से लड़ते हुए, जब वो रुक जाएगा। हमने देखा यूक्रेन और रूस को लड़ते हुए, जब ये रुक जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो बार बार भारत पर अटैक करते हैं, छुटपुट हमले होते रहते हैं, जब ये रुकेगा तब जाके विश्व में शांति आएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है, जिसका शीर्षक था अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये चैप्टर पढ़ के अच्छा लगा होगा। कई सारे जो है जानकारी आपको मिली होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। और तो और, अगर आपको इस सब्जेक्ट का जूम क्लास करना है या फिर नोट्स या गेस्ट पेपर चाहिए और हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए तो दिए गए नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपना सारा चीज परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में चैप्टर 2 के साथ।